नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल में फिर से बवाल, पूर्वी मिदनापुर में फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ में घुसने का लगा है आरोप। जी हां दोस्तों, बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर निकल के आई है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 4 महीने बाद बंद के जरिए किसानों का सरकार को बड़ा संदेश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम ममता बनर्जी की अपील, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का करे पूरा इस्तेमाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसानों का मुद्दा भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बंगाल में बवाल, पूर्वी मिदनापुर में फायरिंग, 2 सुरक्षाकर्मी घायल, भाजपा कार्यकर्ताओं पर बूथ में घुसने का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 5 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शुरू होने के 2 घंटे बाद ही हिंसक झड़पों की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। पूर्वी मिदनापुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सतस्तामल में शनिवार सुबह मतदान शुरू होने से पहले गोलीबारी हुई, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि टीएमसी से जुड़े लोग अरगोला पंचायत क्षेत्र में लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के भाई ने सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि कई जगहों पर ईवीएम में खराबी देखने को मिल रही है, जबकि बूथ संख्या 149 पर मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। सोमेंदु अधिकारी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से संपर्क किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी जगहों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 माह बाद बंद के जरिए किसानों का सरकार को बड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार से लोहा लेते हुए धरने पर बैठे किसानों को आज ठीक 4 माह हो चुके हैं। इन 4 माह के दौरान यह आंदोलन कई दिशाओं में भी गया और अनेक मर्तबा उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, मगर दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हुए इन किसानों की मांग आज भी जस की तस है। आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर मार्च के जरिए भी किसान सरकार से आमने सामने की स्थिति में आए, तो अब शुक्रवार को भारत बंद से भी एक संदेश देने का प्रयास किया। लेकिन कहना ना होगा कि यह आंदोलन भले ही जिस भी दौर से गुजरा हो, मगर स्थिति वैसे ही है। हालांकि जब दिल्ली की सीमाओं की पिछले वर्ष 26 नवंबर को घेराबंदी की गई थी, तब शुरुआती दौर में अनुमान यही लगाया जा रहा था कि संभवतः यह आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा अथवा सरकार की ओर से की जा रही वार्ताओं में इसका कोई न कोई हल निकल आएगा। मगर यह आंदोलन न केवल 4 माह से जारी है, बल्कि किसानों की ओर से प्रदेश में मंत्रियों व विधायकों का घेराव करते हुए लगातार आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और किसान आंदोलन भी जोर पकड़े हुए हैं। यही नहीं, इस 4 माह के दौरान करीब 300 किसानों की भी मौत हो चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि गेहूं कटाई व बिजाई के बाद यह आंदोलन और तेजी पकड़ सकता है। खास बात यह भी है कि दिल्ली से सटी हरियाणा की सीमाओं पर जहां किसान धरने पर बैठे हैं, वहां पिछले दिनों किसानों ने अस्थायी तौर पर मकानों का निर्माण भी शुरू किया, जिसे सरकार द्वारा नोटिस देने के साथ साथ गिरा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी की अपील, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का करें इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रथम चरण के चुनावों के तहत बंगाल की जनता से बड़ी संख्या में मतदान की अपील की है। ममता बनर्जी ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि मैं बंगाल की जनता से अपील करती हूं कि वह घरों से बाहर निकलें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 30 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। इन सीटों पर 73 लाख से अधिक मतदाता 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से अधिकतम सीटें नक्सल प्रभावित जंगल महल क्षेत्र में हैं। पुरुलिया में सभी 9 सीटों, बांकुड़ा में 4, झारग्राम में 4, पश्चिमी मेदिनीपुर में 6 सीटों और पूर्वी मेदिनीपुर में 7 सीटों पर कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। पूर्व मेदिनीपुर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गृह नगर है। अधिकारियों ने बताया कि मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने 7061 परिसरों में बनाए 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की करीब 730 टुकड़ियों को तैनात किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों की प्रत्येक टुकड़ी में 100 सुरक्षाकर्मी हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं। लोग गर्मी और बाद में हिंसा की किसी आशंका से बचने के लिए सुबह सुबह ही मतदान के लिए उमड़ पड़े। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अपील, सोच समझकर करें वोट, असम को बांटने की हो रही कोशिश। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने असम के लोगों से ऐसी सरकार चुनने की अपील की है जो संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर विभाजित किया जा रहा है। उन्होंने असम के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया। पूर्व पीएम ने एक वीडियो मैसेज जारी कर असम की जनता से
कहा, आज मैं आप ही में से एक बोल रहा हूं। एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में मतदान करने का समय आ गया है। आपको समझदारी से मतदान करना चाहिए। आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। मैं आपसे कांग्रेस पार्टी और महाजोत को वोट देने की अपील करता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि असम पिछले कई सालों से मेरा दूसरा घर रहा है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं 28 सालों तक 1991 से 2019 तक राज्यसभा में असम का प्रतिनिधित्व किया। मैं असम के लोगों से स्नेह और सम्मान के लिए आभारी हूं। असम के लोगों ने ही मुझे 5 वर्ष केंद्रीय वित्त मंत्री और 10 साल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने में सक्षम बनाया। बता दें कि असम में कांग्रेस बीजेपी से सत्ता वापस पाने की कोशिश कर रही है। मनमोहन सिंह असम चुनावों के लिए एक स्टार प्रचारक हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों और कोविड-19 बंदिशों के चलते प्रचार करने में सक्षम नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि असम के लोगों ने उग्रवाद और अशांति का लंबा दौर झेला है और राज्य ने 2001 से 2016 तक पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के नेतृत्व में शांति और विकास की दिशा में एक नई शुरुआत की थी। पूर्व पीएम ने कहा, हालांकि यह अब एक बहुत ही गंभीर झटका है। समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। आम आदमी को उसके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तनाव और भय का माहौल है। खराब तरीके से लागू की गई जीएसटी के चलते अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है। लाखों लोग अपनी आजीविका खो चुके हैं। अपील करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा, आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो भारत के संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखे। आपको ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो हर नागरिक, हर समुदाय का देखभाल करे। आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास को सुनिश्चित करे। एक ऐसी सरकार को वोट दीजिए जो असम को एक बार फिर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाए। मनमोहन सिंह ने कहा कि असम कांग्रेस राज्य की अनूठी भाषा, संस्कृति और इतिहास की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पार्टी सभी समुदायों की भलाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो असम कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, तृणमूल कांग्रेस ने वोटिंग फीसद में गड़बड़ी का लगाया आरोप। आयोग से मिलेंगे पार्टी के 10 सांसद। जी हां दोस्तों, बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर जारी मतदान के बीच कीचड़ उछालने की सियासी होली शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने वोटिंग फीसद में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि अचानक वोटिंग फीसद कैसे कम हो गई। पार्टी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल इसको लेकर आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलकर शिकायत करेंगे। बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर शनिवार सुबह से मतदान शुरू होने के साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मतदान में बाधा देने का आरोप लगाते हुए आज दोपहर 12 बजे राज्य चुनाव आयोग से मिलकर भाजपा की शिकायत करेगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि 2 मई को बंगाल में टीएमसी की ही फिर से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी को नंदीग्राम में जीत मिलेगी, जबकि गद्दार शुभेंदु अधिकारी को जनता सबक सिखाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता को हिरासत में लिए जाने से अन्नदाता नाराज, सड़कों पर जमे रहने की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में नाराजगी नजर आ रही है। बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि जब तक उनके नेता को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो सड़कों पर ही जमे रहेंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 बजे तक का भारत बंद का आह्वान किया था। भाजपा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने बताया कि तानाशाही है, अपनी बात नहीं रख सकते, प्रेस वार्ता नहीं रख सकते। हमारे नेता को जिस तरह हिरासत में लिया है यह गलत है। जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा तब तक सड़कों से नहीं उठेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि अहमदाबाद स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाड़ियों में बिठाकर उन्हें ले जाया गया है। यह दिखाया है ये गुजरात मॉडल है। गाजीपुर बॉर्डर मोर्चा ने तय किया है कि शाम 6 बजे के बाद सड़कें नहीं खोलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव पहले चरण की वोटिंग से पहले टीएमसी दफ्तर में ब्लास्ट, कई कार्यकर्ता घायल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटिंग से ठीक से पहले बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लास्ट में फिलहाल 4 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण है। स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। बता दें कि बांकुड़ा के जयपुर में टीएमसी के दफ्तर में शुक्रवार शाम को धमाका हुआ है। टीएमसी ने बीजेपी पर ब्लास्ट के लिए आरोप लगाए हैं। इसके बाद से कई जगहों पर हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई है। पहले चरण में बंगाल के इन विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। बंगाल में पहले चरण के तहत प्रताशपुर, कंठी उत्तर, भागवानपुर, खेजुरी, क्रांति दक्षिणा, रामनगर, इगरा, दातन, नयाग्राम एसटी, गोपी बल्लभपुर, झारग्राम, कोशियारी एसटी, खड़गपुर, गरबेटा, सालबोनी, मेदिनीपुर, बिनपुर, बांदवान,
बलरामपुर, बागमुंडी, जयपुर, पुरुलिया, मनबाजार, काशीपुर पारा, रघुनाथपुर, सल्टौरा, छटना, रानीबांध, रायपुर सीट पर 27 मार्च शनिवार को मतदान होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। बंगाल में पहले चरण के तहत 30 सीटों पर जबकि असम में 47 सीटों पर शनिवार 27 मार्च को मतदान होगा। बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी जबकि असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाजपा पर किया वार, बोले असम को बांटा जा रहा, सोच समझकर करें वोट। जी हां दोस्तों, असम में शनिवार को पहले चरण के मतदान से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी किया। संदेश में मनमोहन सिंह ने कहा कि आज असम को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से ऐसी सरकार बनाने के लिए अपना वोट देने का आग्रह किया जो कि भारत के संविधान की रक्षा करती हो और लोकतंत्र के सिद्धांतों का सम्मान करती हो। मालूम हो कि कल असम की 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 28 साल तक असम से राज्यसभा सदस्य रहने वाले सिंह ने कहा, आपको ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो हर नागरिक की देखभाल करे, हर समुदाय के लिए हो। आपको एक ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास सुनिश्चित करे और असम को एक बार फिर शांति और विकास के रास्ते पर ले जाए। सिंह ने कहा कि असम लंबे समय तक उग्रवाद और अशांति का शिकार रहा, लेकिन 2001 से 2016 तक पूर्व सीएम दिवंगत तरुण गोगोई के नेतृत्व में असम ने शांति और विकास शांति को बहुत गंभीर झटका लग रहा है। उन्होंने कहा, समाज को धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर बांटा जा रहा है। आम आदमी को बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तनाव और भय का माहौल है। नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। बेरोजगारी के कारण पैदा हुए संकट पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैसों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और कोविड-19 से स्थिति बदतर हो चली है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी उधार की जनता पार्टी है। बंगाल में टीएमसी की जीत से 2024 में होगा बदलाव, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नवनियुक्त उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा का कहना है कि भाजपा उधार की जनता पार्टी बन गई है जो दूसरे दलों से आए नेताओं के सहारे चुनाव लड़ रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में बदलाव लाएगी। सिन्हा ने कहा कि भाजपा के पास पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए कोई प्रमाणिक चेहरा नहीं है और वह बाहरी शाह मोदी पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव जीतने की भाजपा की लालसा से साफ होता है कि उसकी केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव जीतने की बहुत कम संभावनाएं हैं। वहीं असम में जहां वह सत्ता में है उसकी जीत कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सिन्हा ने दिनेश त्रिवेदी के तृणमूल कांग्रेस छोड़ने से खाली हुई राज्यसभा की सीट पाने के लिए तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की धारणाओं को खारिज करते हुए कहा, यह मेरे निर्णय को देखने का बहुत संकीर्ण तरीका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता, कहा चाहे डंडा चले होली तो खेलेंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना के कहर के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में सुबह ही होली जलाने का आदेश दिया है, जबकि इंदौर में होली खेलने पर रोक लगा दी है। लेकिन अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी के नेता भी उतर आए हैं और कहा है कि भले ही लाठियां चले लेकिन वह होली तो खेलेंगे। सरकार सार्वजनिक तौर पर होलिका दहन, होली खेलने को लेकर पाबंदी लगा चुकी है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। त्योहार पर पाबंदी, होलिका दहन के समय में बदलाव को लेकर कई अन्य संगठन भी विरोध कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि राज्य में बीजेपी की सरकार है तो फिर सरकार के फैसले से नाराजगी क्यों? तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के फैसले से कतई सहमत नहीं हूं। उन्होंने लिखा कि मेरे मोहल्ले में कोविड गाइडलाइन के हिसाब से होली का पूजन होगा। जिलाधीश जी आपका प्रकरण, डीआईजी आपका दंडा शिरोधार्य। मेरे भाई के निधन के बाद धुलेंडी पर परिवार में सीमित सीमा में रंग डालने परिवार वाले भी आएंगे। आपको बता दें कि कल गुरुवार को हुई बैठक में भोपाल का हिंदू उत्सव समिति ने सहमति जताई थी कि रविवार की रात के बजाय सोमवार की सुबह में होलिका दहन किया जाए। लेकिन अब उत्सव समिति के सामने विरोध स्वरूप संस्कृति बचाओ मंच खड़ा हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि होलिका दहन सुबह करने का कहीं प्रावधान ही नहीं है। ऐसे में हम सभी रात में ही पूरे प्रोटोकॉल के पालन के साथ होलिका दहन करेंगे। हम अपनी परंपरा पर प्रहार नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायक संजय शुक्ला ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह सब अनैतिक काम भाजपा के द्वारा किए जा रहे हैं। क्राइसिस कमेटी तो बस हामी भरी रही है। उन्होंने कहा कि हम होली का रंग डालने जाएंगे क्योंकि यह सूतक खत्म करने का त्योहार है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 25 मार्च को निर्णय लिया गया है कि होली के दिन भी लॉकडाउन जैसी सख्ती रहेगी। इस बार लोग चौराहे, सड़क, सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान में इकट्ठा होकर होली नहीं मना सकेंगे। वहीं गैर निकालने पर पाबंदी तो पहले ही लगा दी गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पंजाब हरियाणा में बिल्कुल ठप हुई रेल सेवाएं, कुल 34 ट्रेनों पर असर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के किसान नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन पहले से थोड़ा थम गया है, हालांकि किसान संगठनों ने प्रदर्शन का अलग अलग तरीका निकाला है। शुक्रवार यानी 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का प्रदर्शन बंद के तहत जारी है। पंजाब हरियाणा में रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। राजधानी दिल्ली के आसपास कई इलाकों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी यह भी मिली कि किसानों ने गाजीपुर के पास NH9 बंद किया है। बीच में पुलिस ने ये रास्ता खोला था। किसानों के रास्ते बंद करने के बाद पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिए हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने बंद कर दिया है। रेलवे पुलिस अधिकारी होशियार सिंह ने बताया कि आज के बंद के चलते 10 एक्सप्रेस ट्रेन और 50 से ज्यादा मालगाड़ी प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर रेलों का परिचालन बंद हो गया है और सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस मुस्तैद है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। किसान नेता बोले कि उन्हें सभी यूनियनों का सहयोग मिल रहा है। अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो पूरे देश को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के 7 किसान ट्रैक पर बैठे हैं। असौदा स्टेशन पर EMU ट्रेन और नागलोई में गोरखधाम एक्सप्रेस रेल रोकी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद आज शाम 6 बजे तक चलेगा। आम लोगों से किसान नेताओं ने की सहयोग की अपील की है। बाजार बंद का भी आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद को राहुल गांधी का समर्थन, बोले सत्याग्रह से ही अन्याय और अहंकार का अंत होता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय व अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देशहित में हो और शांतिपूर्ण हो। कई किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के निकट सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के मद्देनजर गाजीपुर सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के दोनों ओर के परिवहन मार्ग बंद कर दिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट किया कि गाजीपुर सीमा पर NH24 पर यातायात बंद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल से दूध, बिजली, AC, टीवी, हवाई सफर समेत ये चीज होंगी महंगी। जाने आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा बोझ। जी हां दोस्तों, सप्ताह भर बाद हम इस साल के नए माह अप्रैल में प्रवेश कर जाएंगे। 1 अप्रैल आने ही वाला है और अप्रैल आम आदमी के लिए कई चुनौती लेकर आ रहा है, जहां आम आदमी की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। जी हां, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से दूध, एयर कंडीशनर, पंखा, टीवी, स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा से टोल टैक्स और बिजली के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या कुछ महंगा होगा और इसके लिए आपको कितने रुपए चुकाने होंगे। 1 अप्रैल से 3 रुपए बढ़ेंगे दूध के दाम। दूध के दाम बढ़ाने पर व्यापारियों ने फैसला ले लिया है। किसानों ने दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर करने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे 3 रुपए ही दूध के दाम बढ़ाएंगे। बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी 1 अप्रैल से आपको दूध 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। एक्सप्रेस वे पर सफर करना पड़ेगा महंगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सफर और महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिजली के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम। बिहार के लोगों को 1 अप्रैल से बिजली विभाग झटका देने की तैयारी कर रहा है। बिहार वासियों को अगले महीने से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। बिजली विभाग के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 9 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर इस प्रस्ताव को यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग मान लेता है तो उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। 1 अप्रैल से महंगा होगा हवाई सफर। अगर आप अक्सर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए यह झटका है। जल्द ही आपको फ्लाइट से उड़ान भरने के लिए अधिक रकम देनी होगी। हाल ही में केंद्र सरकार के डोमेस्टिक फ्लाइट्स किराए की लोअर लिमिट को 5% बढ़ाने का फैसला किया। अब 1 अप्रैल से एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी ASF भी बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपए होगी। फिलहाल यह 160 रुपए है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इनके लिए शुल्क $5.2 से बढ़कर $12 हो जाएगा। ये नई दरें 1 अप्रैल 2021 से जारी होने वाले टिकटों पर लागू होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। अजीत पवार बोले पहले 2 अप्रैल तक देखेंगे हालात।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हम राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 अप्रैल तक नजर रखी जाएगी। अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। राज्य में नई सख्ती का ऐलान। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजीत पवार ने नई गाइडलाइंस का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को भी अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। अजीत पवार ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी, जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि सभी मेडिकल स्टाफ और अन्य अधिकारियों की यही राय है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो सख्त लॉकडाउन लागू करना होगा। इस पर अगले शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा, लेकिन हालात बिगड़े तो पहले भी लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। अजीत पवार ने ऐलान किया कि लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा, कोई भी भीड़ ना लगाएं, वरना कोरोना का संकट बेकाबू हो सकता है। मुंबई में अब किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के कारण सबसे बुरे हालात। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।